एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूं मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि बैकग्राउंड देखकर आप समझ चुके होंगे कि हम क्या बात करने वाले हैं, तो आपका जो अंदाजा है वो बिल्कुल सही है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे सिलेबस में पीजी का सिलेबस, ठीक है। और पीजी का सिलेबस आप सबको पता है कि मालवी एकेडमी अब तक यूजी की प्रिपरेशन कराता था। मैंने बोला पीजी का सिलेबस यानी कि हम पहली बार पोस्ट ग्रेजुएशन के जो कोर्सेज हैं, यानी कि सीयूईटी जो एग्जाम होता है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, उसकी प्रिपरेशन कराने वाले हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है एमए हिंदी, यानी कि मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। मैं सौम्या तिवारी आज आपके जो भी सिलेबस है हिंदी का उसको डिस्कस करेंगे। और ये जो मोमेंट है मेरे लिए, या फिर ये कहें कि ये जो अभी मैं पल जी रही हूँ वो बहुत ही खास है। मैंने बच्चों को यूजी के लिए पढ़ाया, अभी मैं पीजी के लिए पढ़ाने वाली हूँ और मैं काफ़ी अच्छा फील करती हूँ जब बच्चों का बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। एंड ये जो पीजी के कोर्सेज शुरू हुए हैं ये आपके उसी प्यार के बदौलत हुए हैं, यानी कि आपने इतना प्यार दिया कि हम मजबूर हो गए थे कि हम आपके लिए ये भी करें। तो हम पीजी के क्षेत्र में, यानी कि मालवी एकेडमी पीजी के क्षेत्र में कुछ कोर्सेज ला रहा है, उसमें से एक कोर्स है हिंदी का, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारा जो पीजी है वो भी एनटीए कराने लगा है, यानी सीयूईटी कंडक्ट होने लगा है अब पीजी के एडमिशन के लिए भी। उसके भी कुछ प्रोसेस हैं, यानी कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो हमारा जो पीजी का सिलेबस है वो एक तो हमारा सब्जेक्ट बेस्ड है और एक जो है वो हमारा जीटी है, यानी कि हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो 100 क्वेश्चंस का होता है, जिसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक है पार्ट 1 या पार्ट ए, एक है पार्ट 2 या पार्ट बी। एक पार्ट में हमें 25 क्वेश्चंस मिलते हैं जो जीटी से होते हैं और एक पार्ट में हमें 75 क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि हमारे रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से मिलते हैं, यानी जो सब्जेक्ट आपका ऑनर्स रहा है उससे आते हैं, या फिर जिस सब्जेक्ट में आपको एमए करना है उस सब्जेक्ट से आपको 75 क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। अब ये छोटी सी जानकारी थी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब इसके बारे में देखेंगे कि हमारा जो ये सिलेबस है हिंदी का वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, क्या रह गया है या क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आज के सिलेबस वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। हम समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा सिलेबस छोटा है या बड़ा है, हमारा सिलेबस बहुत प्यारा सा है या फिर हमें तंग करने वाला है। हालांकि हमारा जो लिटरेचर है वो इंग्लिश लिटरेचर ले लो या हिंदी लिटरेचर ले लो, हिंदी साहित्य की मैं बात करूं तो ये अथाह सागर है। इसमें हम जितनी बार गोते लगाएंगे उतनी बार एक मोती चुनकर लेके आएंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम पूरे इस सागर को किसी गागर में समेट लें। तो हम प्रयास करेंगे अपने सिलेबस को समझने का, हमें क्या पढ़ना है, इन सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे अपने इस वीडियो में, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं और देखते हैं। तो हमारा जो एनटीए के द्वारा दिया गया सिलेबस है वो हमें इस तरीके से मिलता है, यानी कि ये जो पार्ट किया है मैंने खुद से किया है, यानी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने तोड़ा है क्योंकि आपको समझाना है। हालांकि कुछ चीज़ें आपको पता होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो अगर आप पीजी की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो आपने ग्रेजुएशन किया होगा या फिर यूजी के लास्ट ईयर में बोले तो होंगे, ठीक है, जहाँ पे आपको अपने सिलेबस को कवर करने का मौका मिल रहा होगा। जो सिलेबस लास्ट ईयर में आपको मिलता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, यानी कि हम जब फर्स्ट ईयर में होते हैं तो हमें थोड़ा सा पढ़ने को मिलता है, फिर जब हम सेकेंड ईयर में आते हैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ने को मिलता है, जब हम थर्ड ईयर में आते हैं तो सिर्फ हमारा सब्जेक्ट रह जाता है। अगर हम बात करें तो सिर्फ हमारी हिंदी रह जाती है, फिर हिंदी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। उसी में आपको पत्रकारिता मिल जाएगा, उसी में आपको प्रयोजन मूलक हिंदी मिल जाएंगे, उसी में आपको अपने साहित्य पर भी फोकस करना पड़ जाएगा, उसी में आपको पूरा लिटरेचर यानी कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको भी देखना पड़ जाएगा। कुछ नॉवेल्स मिल जाते हैं, यानी कि कुछ उपन्यास मिल जाते हैं, कुछ नाटक मिल जाते हैं। लास्ट होते होते तक, यानी सेमेस्टर खत्म होते होते तक, ईयर जब समाप्त होने वाला होता है, हमें अंदाजा भी नहीं लगता और कब हम इतने से इतने पे आ जाते हैं। यानी कि कहाँ हम सिर्फ कबीरदास की कुछ दोहे पढ़ते थे और कहाँ उनकी हम व्याख्या किया करते थे और कुछ कहानियों के साथ ही हम खुश हो जाया करते थे ईयर के शुरू होते ही, और कहाँ ईयर का जैसे ही समय समाप्त होने वाला होता है वहाँ पे हमें अंदाज़ा ही लगता है और हम 14 नॉवेल्स पढ़ जाते हैं, इंटरेस्ट भी आ जाता है और उसी को हम आधार बनाकर अपने पीजी की प्रिपरेशन करते हैं। और कहीं ना कहीं वही हमारा आधार भी बनता है। जब हमें थर्ड ईयर में
प्रेशर दिया जाता है तो वो इसलिए ताकि हम आने वाले वक्त के लिए प्रिपेयर हो जाए। हमें पता होता है कि जब हम पीजी करने जा रहे हैं तो हमें इन्हीं सारी चीज़ों से क्या होगा, हमें लगाव रखना होगा, या फिर ये कहें तो इन्हीं सारी चीज़ों से आगे जाकर मोहब्बत होने वाली है। थोड़ा सा हैराना हो गया, थोड़ा फिल्मी हो गया, पर इतना तो चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा जो हिंदी साहित्य है उसका कहा गया है, मतलब कि जो सिलेबस दिया गया है उसमें कहा गया है हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। अब ये जो हम बात करेंगे तो हमारा सीधे सिलेबस ऐसे ही एक लाइन में लिखा हुआ है कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। बहुत छोटी सी चीज़ है, मतलब एक लाइन में बहुत छोटी सी बात, उनको लगा कि हमने कह दिया भाई, हमने तो कोई बड़ी बात कही नहीं। पर आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि कहानी तो अभी शुरू हुई है मेरे दोस्त। यानी कि आपको पता है कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण के बीच में जितना भी सफ़र है वो हमें तय करना है, और वो सफ़र छोटा नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ठीक है। अब ये 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसको भी हमने समय के अनुसार डिवाइड कर दिया कि हाँ ठीक है, यहाँ पे 1050 से लेकर 1375 तक जब आएगा समय हो रहा होगा, इस समय के बीच में हम आदिकाल को पढ़ेंगे। अब ये आदिकाल क्या है? वो समय जहाँ पर हम गाथाओं का वर्णन सुनते थे, जहाँ पे हमें रास साहित्य के बारे में जानने का अवसर मिला। कहीं कहीं किसी रचनाकार ने जहाँ पे अपभ्रंश को भी इसी समय काल का हिस्सा मान लिया। कहीं कहीं पे हम देखेंगे कि इसी के अंतर्गत हमें चारण कवियों के बारे में जानकारी मिली। कहीं कहीं पे हम देखेंगे कि इसी में कई ऐसे वीर कवि मिले जो कि एक चारण कवि भी थे, साथ ही साथ उनकी रचनाएं उनको ज़्यादा ही निखार कर सामने लाती हैं। और एक समय सीमा दे दिया गया, कहा गया कि इस समय सीमा के बीच की रचनाएं, इस समय सीमा के बीच में हुए इतिहास में परिवर्तन, इस समय सीमा के बीच में जितनी भी परिवर्तन आप देख रहे हैं, इतिहास में हो, साहित्य में हो, उन सब की प्रवृत्तियों को हमें पढ़ना है। साथ ही साथ हम देखेंगे भक्तिकाल। भक्तिकाल का जो समय है वो निर्धारित किया गया 1375 से लेकर 1700 के बीच में। और अगर मैं बात करूं भक्तिकाल को, तो आप सबको पता है कि भक्तिकाल को भी 2 भागों में विभाजित किया गया, निर्गुण भक्तिकाल और सगुण भक्तिकाल। इस निर्गुण भक्तिकाल को भी 2 भागों में विभाजित किया गया, एक है ज्ञानाश्रय और दूसरा है प्रेमाश्रय। यानी कि जहाँ पे हम प्रेम को प्रधानता दे रहे थे और जहाँ पे हम ज्ञान को प्रधानता दे रहे थे। वहीं जब हम प्रेम की प्रधानता की बात करते हैं तो हम जायसी जी को भूल नहीं सकते, वहीं पे जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो हम कबीर को भूल नहीं सकते। इसी भक्तिकाल का एक और हिस्सा हुआ सगुण भक्तिकाल, जिसके 2 भाग हुए, एक राम भक्ति और एक कृष्ण भक्ति, जहाँ पे राम की आराधना हुई, जहाँ पे कृष्ण की आराधना हुई। तो ये जो है ये समय सीमा तो बता दिया गया, नाम ही बहुत छोटा सा है भक्तिकाल, लेकिन आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर हम भक्तिकाल को ही खुद 2 भागों में विभाजित करें, उस 2 भाग को भी 2 भागों में विभाजित करें, उसमें कितने कवि होंगे, कितनी रचनाएं होंगी, कितने मशहूर कवि होंगे कि जिनकी फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जायसी जी, इनकी पद्मावत की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको इनके बारे में जानकारी नहीं होगी। अगर मैं तुलसी जी की बात करूं, रामचरितमानस की बात किया जाए, तो हम कोई भी अगर छात्र हो जो पीजी में हो या यूजी में हो, वो इनकी जो ये रामचरितमानस है इसको भूल नहीं सकता है। तो उसी तरीके से अगर बात किया जाए तो इतना बड़ा साहित्य हमारा है कि हम उसे छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देते हैं, परंतु हम उसे एक समय सीमा के अंतर्गत बांधने का प्रयास करते हैं और शायद असफल हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें रीतिकाल, तो ये ऐसा समय था जहाँ पे हम रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त बातें करते थे। यानी कि यहाँ पे जितनी भी रचनाएं हुई वहाँ पे हम देखेंगे कि जो रीति से, जो हमारी विधियाँ थी उनसे बंधे हुए लोग कुछ कवि मिलेंगे आपको, कुछ रीति सिद्ध कवि मिलेंगे, कुछ रीति मुक्त कवि मिलेंगे। और उसका समय सीमा जो है वो हो गया 1700 से लेकर 1900 संवत तक। उसके बाद आया आधुनिक काल। आधुनिक काल में हमारी जो हिंदी है वो इसका रूप परिवर्तित होता गया और इसका जो समय सीमा माना गया वो 1900 से लेके अब तक का समय माना जाता है। यानी कि हम 1900 से लेके अब तक के समय की बात करेंगे तो जितनी भी रचनाएं हुई इस समय काल में वो सारे के सारे आ जाते हैं। यानी अब तक जितनी रचनाएं होती आ रही हैं वो सारे आधुनिक काल में आ जाते हैं। ये जो समय हमने निर्धारित किया है, यानी कि ये जो समय हमने बताया है, इस समय को हमने कहाँ से लिया है, तो वो लिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की इतिहास जो है, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसको आधार मानकर। आप सबको पता है कि हिंदी साहित्य में
अगर हम बात करते हैं हिंदी लिटरेचर का, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो रचना है हिंदी साहित्य के इतिहास, उसे मील का पत्थर माना गया है और उसे ही आधार माना जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं हमारे पास रचनाकार हैं जिन्होंने रचनाएं करी हैं, बहुत सारे हमारे पास साहित्यकार हैं जिन्होंने साहित्य, हिंदी साहित्य लिखा है। लेकिन अगर आधार ग्रंथ माना जाए या फिर ये कहा जाए कि जिसको मील का पत्थर कहा जाएगा, तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, उसी के आधार पर हमने अपने हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया। आदिकाल में हम जो आदि समय चल रही थी, जहाँ पे हम युद्ध देख रहे थे, जहाँ पे हम चारण कवियों को देख रहे थे, उसकी प्रवृत्तियाँ, वहाँ की रचना, उनके द्वारा जो रचित किताबें हैं, उन सब के बारे में, रचनाओं के बारे में हम बात करेंगे। वहीं पर अगर हम बात करें भक्ति काल की, तो भक्ति काल में कैसी रचनाएं हुई, किसको प्रधानता दी गई, किसको नहीं दी गई, कैसी प्रवृत्ति रही, भक्ति काल का उदय कैसा हुआ, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे भक्ति काल के अंतर्गत। वही अगर मैं बात करूं रीति काल में, तो सेनापति हो गए, हमारे बिहारी जी हो गए, घनानंद जी हो गए, रसखान जी हो गए, ये सारे के सारे हमारे कहाँ आ जाते हैं, रीति काल में आ जाते हैं। रीति काल को भी 3 भागों में, रीति काल के जो कवि थे उनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यानी कि 3 श्रेणियों में रखा गया, रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध। ये सारी चीजें भी हम कहाँ पढ़ेंगे, रीति काल में। वहीं आधुनिक काल, आधुनिक काल में हमारी जो हिंदी है उसका रूप परिवर्तित होकर क्या हो गया, वो कहीं खड़ी बोली में हो गई। उसके बाद से हमारे आधुनिक काल में ही उपन्यास आ गए, हमारे आधुनिक काल में ही नाटक आ गए, कहानियाँ आ गई, आलोचना आ गए, पत्रिकाएं आ गई, रिपोर्टाज आ गए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब के सब आधुनिक काल में ही आ जाते हैं। कहने को एक लाइन में हमने ये सारी चीज़ें कह दिया, लेकिन कहा जाए तो पूरा का पूरा सार, पूरा का पूरा साहित्य इसी में समाहित है। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता रहा वैसे वैसे हमारे हिंदी का स्वरूप भी बदलता रहा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरा कहा जा रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास। अब मैंने यहाँ पे नामकरण किया, मैंने इनको डिस्क्राइब किया, मैंने आपको बताया कि सीमा जो है वो कहाँ से कहाँ तक की है, और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे समझा दिया। वहीं यहाँ पे कहा जा रहा है कि आदिकाल से लेकर आधुनिक काल के बीच में जितनी भी रचनाएं हुई, प्रमुख रचनाएं, यानी कि बहुत सारे जो ऐसे रचनाकार हैं जो बहुत प्रसिद्ध हुए, उनकी रचनाएं, उनका जीवन, उनका मृत्यु, ये सब हमें पढ़ना पड़ता है। हमें रचनाओं के साथ साथ हमारे काल की प्रवृत्तियों को पढ़ना है, यानी कि अगर हम आदिकाल की बात करें तो वहाँ पे कौन सी प्रवृत्ति थी, अगर हम बात करें भक्ति काल में तो यहाँ पे किस प्रवृत्तियाँ थी, मतलब विशेषताएं क्या थी। इस हर काल की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। हर काल के समाप्ति के साथ साथ एक नए काल का उदय हुआ है और उसके पीछे का एक उद्देश्य रहा है, उसके बारे में हम बात करते हैं जब हम हिंदी साहित्य की बात करेंगे। यानी कि हम जब आदिकाल से आधुनिक काल तक पहुँचेंगे तो कैसे हमारे साहित्य जो है उसकी नींव पड़ी, उसके बाद हम कैसे आधुनिक काल तक पहुंचे, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। कहाँ हम देखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास में। वहीं पे हिंदी साहित्य की विविध एवं रचनाएं, यानी कि जो चीज़ हमने यहाँ पे बोला कि आधुनिक काल में ही बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें से क्या है, हमारे उपन्यास, कहानियाँ, नाटक, निबंध, आलोचनाएं, अन्य गद्य विधाएं। अन्य गद्य विधाएं मतलब कि आप रिपोर्टाज ले सकते हो, आप आत्मकथा ले सकते हो, जीवनी ले सकते हो, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। प्रमुख जो उपन्यास हैं उनके बारे में बात करेंगे, किस उपन्यास में क्या कही गई है, किस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, किसको जो हमारे कौन से ऐसे उपन्यासकार हैं जिनको हम आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जानते हैं, घासलेटी उपन्यासकार किसे कहा जाता है। अगर हम बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी ने कितनी उपन्यासों की रचनाएं करी हैं, उनके कौन से उपन्यास जो अधूरी रह गई है, ये सारी चीज़ें हमें हिंदी साहित्य की विविध एवं रचनाकार में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे हम कहानियों के बारे में पढ़ेंगे, नाटक के बारे में पढ़ेंगे, निबंध पढ़ेंगे, आलोचना पढ़ेंगे, ये होते क्या हैं, इनके प्रमुख मतलब अगर मैं बात करूँ तो आलोचना में किनका स्थान है, आलोचना को कितने भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि किसके आधार पर हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है इनकी जो कृति है वो आलोचनात्मक है। ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के विविध एवं रचनाकार। ठीक है, वहीं पे प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप, यानी कि हम जानेंगे कि ये जो हमारा प्रयोजन मूलक हिंदी है वो क्या है। मतलब
कि हमारा इस हिंदी का उद्देश्य क्या है। प्रयोजन मूलक जो हिंदी है वो एक उद्देश्य से आती है, उसका एक प्रयोजन होता है और इसका हर क्षेत्र में किस प्रकार से प्रयोग होता है। मतलब कि अगर मैं कार्यालय की बात करूं, ऑफिस कल्चर की बात करूं, तो उस वहां पे इसका कैसा प्रयोग है, किस रूप में इसे जाना जाता है, किस तरीके से इसे समझा जाता है, तो हम प्रयोजन मूलक हिंदी को भी समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे जनसंचार माध्यमों में हिंदी, यानी कि जितने भी हमारे समाचार पत्र हैं हिंदी में आते हैं, जितने भी विज्ञापन हैं, रेडियो है, टेलीविजन है, यानी कि अगर हम बात करें रेडियो पे जितने भी वो होते हैं, ऑन एयर होते हैं, जितने भी इवेंट्स जो हिंदी में होते हैं, उसकी जो हिंदी है उसमें किस प्रकार की हिंदी का प्रयोग किया जाता है। जब हम अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें जो हिंदी का प्रयोग किया गया है वो किस प्रकार की है। एडिटोरियल जो आता है उसे क्यों स्पेसिफिक करके उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। इन सारी चीज़ों को हम कहाँ पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जनसंचार माध्यमों में हिंदी, यानी कि हमारी जो हिंदी है जो आम जीवन में हमारे पास आती है, हम तक पहुँचती है, वो किस रूप में पहुँचती है, उसका जो रूप है वो कैसे परिवर्तित हो रहा है, वो कहां से चली थी और कहां तक आ चुकी है। इन सारी चीजों को हम कहां पढ़ेंगे, जनसंचार माध्यमों में हिंदी। उसके बाद हम भारतीय काव्य शास्त्र को पढ़ेंगे। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के लिए ये थोड़ा सा डाइसी सा मोमेंट होता है, क्योंकि ये इकलौता है जो थोड़ा सा तंग करता है और कुछ लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है। अब ये भारतीय काव्य शास्त्र में हम शब्द शक्तियों को पढ़ेंगे, मतलब कि हम कहाँ अपनी बात को सीधे तरीके से बता रहे हैं, कहाँ उसमें एक बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालकर अपनी बातों को प्रस्तुत कर रहे हैं, कहाँ हम अपनी बातों को और भी ज़्यादा घुमा फिरा कर प्रस्तुत कर रहे हैं, उनको हम देखेंगे। कहाँ पे अब हमने लक्षणा का प्रयोग किया है, कहाँ पे अभिव्यंजना का प्रयोग किया है, इन सारी चीज़ों को हम शब्द शक्ति के अंतर्गत पढ़ेंगे। वहीं पर अगर मैं बात करूँ तो काव्य की ज़रूरत क्यों पड़ी, काव्य को हम कैसे समाहित करते हैं अपने अंदर, काव्य के कारण क्या है, लक्षण क्या है, उद्देश्य क्या है, यानी कि काव्य किस लिए है, किसके लिए है, क्यों है, यश की प्राप्ति के लिए है, धन की प्राप्ति के लिए है, किसके लिए है, किस तरीके से हम तक आती है, अभ्यास से आती है या फिर हमें जन्म से ही मिला हुआ है। ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे, भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। यहीं पे हमें मिलेगा कि हम ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे, हम रस के बारे में पढ़ेंगे, हम वक्रोक्ति के बारे में पढ़ेंगे, हम औचित्य के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम जानेंगे कि किसने किसको मान्यता दी है, किसका कौन सा ग्रंथ है। मतलब अगर मैं बात करूँ कि रस को भरत मुनि जी ने स्थान दिया तो उसमें कितने रस को स्थान दिया। अगर हम बात करें तो क्यों हमने रस को माना कि हमारे नाटक के लिए बहुत सही है या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे, हम भारतीय काव्य शास्त्र में पढ़ेंगे। उसके बाद सबसे छोटा सा टॉपिक, मतलब आप जब इतना कुछ पढ़ लेंगे, इतनी सारी चीज़ें जान लेंगे, तो एक छोटी सी चीज़ तो जानना बनता है ना। ये अगर छोटी सी चीज़ जान गए आप तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो जीटी का एक पार्ट है जिसमें आपको अपने लैंग्वेज सेक्शन को टच करना है, यानी कि आपको हिंदी के कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं, वो आप आसानी से कर लेंगे। आपको पढ़ना है संधि, आपको पढ़ना है समास, आपको पढ़ना है काल, वाक्य और विन्यास। मतलब कि आपको पता कर, बस पढ़ा तो है, बस अपने दिमाग पे जो धूल जमी हुई है उसे हटाना है और हमें बताना है कि हाँ भाई हमें याद है। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लेंगे, क्या ही जाता है। हम जब तक पढ़ते रहेंगे, मतलब हम जब तक इस प्रोसेस में पढ़ने और पढ़ाने के, तब तक तो हमारा जो जीवन है वो ऐसा ही है। मतलब कि कभी आप कैमरे के पीछे, कभी मैं कैमरे के पीछे, वही वाली कहानी है कि कभी आप इस चीज़ को याद करते हुए रहेंगे। और आई थिंक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइफ टाइम हमारे साथ रह जाती हैं। आज हम खुद पढ़ रहे हैं, कल हम आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद कभी आपको मौका मिलेगा आप किसी और को पढ़ाएंगे, और ये चीज़ें हमेशा आपके साथ बनी रहती हैं। और कोई भी पेपर ले लो, कोई भी एग्ज़ाम ले लो, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये पार्ट नहीं आता है। तो हमें थोड़ी बहुत जानकारी संधि के लिए नहीं है, थोड़ी बहुत जानकारी समास के लिए नहीं है, काल के लिए नहीं है, और वाक्य विन्यास के बारे में जानना है। तो ये है हमारा छोटा सा सिलेबस। मैंने बोला छोटा सा सिलेबस, वो आप तय करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि छोटा सा सिलेबस था या नहीं। इसी के साथ साथ छोटी सी चीज़ें, छोटी छोटी बातें हम कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बातें कर लिया हमने। तो हम, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हमारे मालवीय एकेडमी ने पीजी के कोर्सेज लॉन्च किए हैं। सारे सब्जेक्ट्स के लिए नहीं किए हैं, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए किए हैं। हमारे जो क्लासेस होंगे वो लाइव क्लासेस होंगे, उसके बाद वो आपको एज अ रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगा। उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने जितने भी पीपीटीज हैं। उसके बाद आपको डीपीपी मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा। आपको कुछ पूछना है, आप इंटरेक्टिव क्लास में होंगे, यानी लाइव सेशन में है, तो ऑब्वियसली आप अपनी चीज़ें बता सकते हैं, आप अपनी चीज़ें पूछ सकते हैं। जहाँ भी कन्फ्यूजन है आप सारी बातें कर सकते हैं, और सारी की सारी फीचर्स आपको ऐप पे अवेलेबल है।
पीजी से रिलेटेड कोर्स है उसके बारे में हम सारी बातें आपको बता चुके हैं, यानी कि ऐप पे जो आपके लिए कोर्सेज मौजूद हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं आप उसमें एनरोल करा सकते हैं। और इसी के साथ आज के सेशन में मैंने आपको हिंदी के सिलेबस के बारे में बताया। हमने डिस्कस किया कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या कहता है हमसे, मतलब कि वो हमसे डिमांड क्या कर रहा है, यानी कि हमसे वो क्या कह रहा है कि हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ठीक है। और आज के सिलेबस में हमने देखा कि छोटा ही है। ये तो अब आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि हमारा सिलेबस आपको छोटा लगा या फिर थोड़ा सा तंग करने वाला लगा। और अगर तंग करने वाला लगा भी तो कोई बात नहीं, हमारा सफ़र शुरू हुआ है और इस सफ़र को सुहाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो आप टेंशन क्या करो, समाप्त करो, बस कुर्सी की पेटी को बांध लो। हालांकि पठान रिलीज हुई है तो ऑब्वियसली मैं डायलॉग चुरा रही हूँ, पर फिर भी कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए और एक नए सफ़र के लिए तैयार हो जाइए। अब हम मिलेंगे आपसे अपने क्लासेस में, तब तक आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।